नहीं, देखिए, आरोप लग रहा है, ये सब चीजें हो सकती नहीं हो सकती, मगर सवाल ये है कि इस प्रपोज बिल में सेक्शन 3 एक है जिसमें ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सेक्शन 3 में अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी हुई है तो कलेक्टर उसका फैसला करेंगे और कलेक्टर फैसला करने के बाद उसका रेवेन्यू में रिकॉर्ड चेंज होगा और वक्फ बोर्ड को बोला जाएगा कि आपके वक्फ के रिकॉर्ड से इसको निकाल दो। तो सेक्शन 3(r)(c)(1) कुछ है। तो पहले तो यह कि कलेक्टर अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टर को बोल रहे हैं कि तुम अपना ही फैसले का जज बन जाओ, और मैं आपको बोल रहा हूं कि सच्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा बताओ आप? कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पर एक्शन ले सकें, या कम किराया दे रहा है। अच्छा, आप किराया नहीं देने की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक स्पीच है 2013 की पार्लियामेंट में, जब ये 2013 का बिल आया। आपको मालूम कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते, उन्होंने महीने को किराया क्या देते घर का? 150 रुपये। प्राइवेट छोड़ो आप, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 150 रुपये किराया देते हो उन्होंने। अब 150 रुपये, इतना बड़ा घर में रह रहे कलकत्ता में, 150 रुपये किराया कोई है क्या? बोलो आप, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, एक ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त जब मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूजर को आप? जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह कि वो मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो जमीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो,
और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट यह हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकड़ हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये है ही नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप। और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है। अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को जितने वक्फ है उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहां है बताओ आप मेरे को। हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहां रहेंगी बोलो आप। दरगाह यूसुफैन है 400 साल की है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है वो तो 600 साल पुरानी है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहां से लाएंगे। अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है। अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके लिए डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगे उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। और एक बात समझिए आप लोग, देश को भी समझने की जरूरत है, खासतौर से हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को, कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए। जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, आप रेगुलेट करिए, मदद करिए। और ये जो गवर्नमेंट बोल रही ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, हर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को ग्रांट मिलता। जैसे आंध्र प्रदेश में शायद 500 करोड़ रुपए दिए। यहां वक्फ बोर्ड को क्या ग्रांट दे रहे बताओ। पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को ग्रांट दी बताओ आप। एक पैसे का ग्रांट नहीं देते आप, ग्रांट ही नहीं है। और फिर ऊपर से क्या कर रहे हैं आपके जो उसमें क्या कर रहे हैं आप, सेंट्रल वक्फ बोर्ड सेक्शन 19 है और स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो सेक्शन 14 में आता 95 एक्ट में। अब उसमें क्या बोल रहे कि मैंडेटरी है सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदूज को मेंबर बनाना, 2 हिंदूज को। अभी क्या है, अभी कोई भी हिंदू मेंबर नहीं बन सकता सिवाय सिटिंग मिनिस्टर के। आप हमको ये बताइए। और स्टेट वक्फ बोर्ड में आप तकरीबन सिर्फ चार मुसलमान रहेंगे। अब गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बनते, एक मुतवल्ली कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता और जुडिशरी का, बार काउंसिल का। ये 4 इलेक्शन होते। अब गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इलेक्शन नहीं, हम नॉमिनेट करेंगे। क्यों नॉमिनेट करेंगे भाई? आप इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ क्यों हैं? और फिर आप ये बोल रहे कि नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं और आपके सामने अब जो बोल रहा हूं आप जरा इसको गहराई से सुनिए। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983, आप लिख लो ये। उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 ये बोलता है कि नो पर्सन अनलेस ही इज अ हिंदू बाय रिलीजन बी एलिजिबल फॉर बीइंग और कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव और एज एन एम्प्लॉय। यानी काशी विश्वनाथ का सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि वो जो हिंदू होगा बाय रिलीजन
वही एलिजिबल होगा बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनने के लिए और सीईओ बनने के लिए और एम्प्लॉय होने के लिए। फिर आप वही काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 में सेक्शन 6(3) देखो आप, जिसमें यह बोला गया है कि वेर ए मेंबर ऑफ द बोर्ड कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज सच बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट इज नॉट ए हिंदू, द पर्सन अवेलेबल नेक्स्ट बिलो हिम इन दिस बिहाफ शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। यानी अगर कोई मेंबर अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं सकता इसलिए कि हिंदू नहीं है, तो किसी और को हिंदू को बनाया जाए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में? काशी विश्वनाथ बोर्ड का कोई हिंदू ही मेंबर बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता। और याद रखिए, हिंदू का डेफिनेशन आर्टिकल 25 में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन है। यहां पे क्या बोल रहे, सिर्फ हिंदू रहेगा, ना सिख होगा, ना बौद्ध होगा, ना आपका जैन होगा। फिर आप तमिलनाडु में आइए, लंबा तो नहीं हो रहा ना ये? हाँ, अगर लंबा हो रहा तो बोलो, रुक जाता हूं मैं। तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1959, उसका आप सेक्शन 10 पढ़ो आप। उसमें क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एवरी ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर एंड एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट अपॉइंटेड टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय whomsoever अपॉइंटेड shall be a person professing the Hindu religion and shall cease to hold office as such when he ceases to profess religion। यानी कमिश्नर, तमिलनाडु में कमिश्नर एंडोमेंट बोर्ड का, ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी ऑफिसर और उनका एम्प्लॉय जो इस एक्ट में अपॉइंट होगा उसको हिंदू रिलीजन का होना चाहिए। और अगर वो हिंदू रिलीजन का नहीं है तो ऑफिस में नहीं रहेगा। कौन सा सेक्शन है तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट? सेक्शन 10। आप आंध्र प्रदेश में आ जाओ, आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी एक्ट है वो। आंध्र प्रदेश वो एक्ट था 87 का, तेलंगाना में भी एक्ट है। आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, वो सेक्शन 3(2) क्या बोलता है? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, every regional joint commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner appointed under subsection 1 exercising the powers and performing the functions aforesaid in respect of religious institution endowment shall be a person। shall, देखिए जब लफ्ज shall आता ना लॉ में तो मैंडेटरी हो जाता। shall और मे में फर्क है। मे में माने दोनों भी हो सकते, shall में फर्क। ये shall वर्ड आया तो सिर्फ वही हिंदू माने वही मैंडेटरी हिंदू होना। shall be a person professing Hindu religion and shall cease to exercise his powers and these functions when he ceases to profess the religion। यानी आपको हिंदू होना जरूरी है, अगर आप नहीं है तो मेंबर निकलते। अब कर्नाटका में आइए आप, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, सेक्शन 7 पढ़ो आप। उसमें क्या हो रहा? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट यानी एम्प्लॉय भी, ऑफिसर भी, appointed to carry out the purpose of this act by whomsoever appointed shall be a person professing Hindu religion and shall cease to hold office as in such when he ceases to profess religion। ये वही है। फिर आप ओडिशा को जाइए, ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951, उसमें सेक्शन 5 पढ़ो आप। उसमें वही लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ पर्सन हु प्रोफेसेस द हिंदू रिलीजन एज अ मेंबर of either judicial, administrative service, retired member thereof to be commissioner of endowments, and they may further appoint such number of deputy commissioner, assistant commissioner as they think fit। फिर उसमें ये बोल रहे अगर कोई हिंदू रिलीजन नहीं है उसको ऑफिस सीज कर देना। हमारा क्वेश्चन ये है, मैं आपको 5-6 स्टेट्स की मिसाल दिया। अब 95 के एक्ट में जो अभी एक्ट है, इसमें क्या है? सेक्शन 9 जो वक्फ काउंसिल का है, ये पूरे के पूरे मुसलमान है 95 के एक्ट में। अब 2024 में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2 members अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन मुस्लिम, माने 2 मेंबर कम से कम मस्ट है आपको नॉन मुस्लिम बनाना। ये वायलेट करता आर्टिकल 15, 25, 26, 29 कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन है, ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप आ जाइए स्टेट वक्फ बोर्ड पे, 19 जो स्टेट वक्फ बोर्ड सेक्शन 14 है,
1995, जिसमें पूरे मेंबर मुस्लिम हो सकते, पूरे मेंबर मुस्लिम होते। अब इन्होंने क्या कर दिए, यहां पर क्या कर दिए, खाली 4 कर दिया स्टेट वक्फ बोर्ड में। हमारा बोलना यह है कि भाई साहब, जब काशी विश्वनाथ के एक्ट में, हाँ, फिर आपके तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 59 में, आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल हिंदू इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, कर्नाटका के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, ओडिशा के 1951 एक्ट में, इन सब में बोला जा रहा है कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ, एम्प्लॉय तक हिंदू होना। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ आप, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया, अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता क़ैद बामुशक्कत। अब क़ैद बामुशक्कत को करके सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए।